अब तक पिछले भाग में आपने जाना कि अविनाश की दुख भरी कहानी सुनकर कैसे चारू की आंखें नम हो जाती हैं। अब आगे सुनिए कहानी। काशी काकी के मुंह से अविनाश की दुख भरी जिंदगी की कहानी सुनकर चारू की आंखें भर आती है और काकी को कहती है, काकी सच में कितना कठिन समय रहा होगा अविनाश बाबू का, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। जब अपने जान से ज्यादा प्यार करने वाले छोड़कर जाते हैं तो जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। मैंने भी जब अपनी मां को खोया था तो मेरी भी ऐसी ही हालत थी, पर उस वक्त मेरे पापा थे मेरा हाथ थामने के लिए। पर अविनाश बाबू तो हर रिश्ते से बेजार हो चुके हैं। भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे। ये तो कहने की बातें हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, पर होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं बहुरानी। हम सब तो ऊपर वाले के प्यादे हैं, वो जैसा चाहते हैं बस वही होता है। इसलिए तो अविनाश के जीवन में एक के बाद एक चुनौतियां आती गई। खैर, अवंतिका अविनाश का दिल एक दिन जीत ही लिया और अविनाश को झुकना ही पड़ा अवंतिका के सामने। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। अविनाश के ठहरे होठों से शब्द फूल बनकर झरने लगे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराना सीख गया। अवंतिका का एक तरफा प्रेम अब दोनों के दिलों में धड़कने लगा था। अब नफरत की जगह प्यार के फूल खिलने लगे थे। अवंतिका के प्रेम ने अविनाश को बिल्कुल बदल दिया। अब वो सबसे घुलने मिलने लगा था, हंसने बोलने लगा था, ऑफिस का काम धाम भी अच्छे से करने लगा था। पर दोनों के प्रेम के 2 साल बाद अवंतिका के भाइयों को अवंतिका के प्रेम का पता चला। वे लोग जिस बात से डरते थे आखिर वही हो गया। अब तो पूरा ठाकुर परिवार अविनाश को सबक सिखाने का ठान लिया था, क्योंकि अवंतिका के माता पिता और भाई प्रेम विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। वे लोग किसी भी हालत में अवंतिका का ब्याह किसी अंतर्जातीय लड़के से नहीं होने देते। इसलिए एक दिन अविनाश को अवंतिका के रास्ते से हटाने के लिए निकल पड़ा। पर किसी तरह ये बात अवंतिका तक पहुंच गई और वो अपने भाइयों के पहुंचने से पहले अविनाश को वहां से हटाकर शहर से बाहर निकाल गई। 4-5 महीने अवंतिका के भाइयों ने दोनों को बहुत ढूंढा, पर कहीं पता नहीं चला। फिर किसी जान पहचान वाले ने अवंतिका और अविनाश की शादी की खबर ठाकुर साहब को सुनाया। ये खबर सुनकर सारा ठाकुर परिवार गुस्से की आग में धधक रहा था। ठाकुर प्रताप की इज्जत को पानी में मिलाकर अवंतिका ने उनके मुंह पर एक तमाचा मार दिया था, जिसे बर्दाश्त करना सबके लिए मुमकिन नहीं था। बस इसी अपमान की तेज अग्नि में अवंतिका के भाइयों ने पिता ठाकुर प्रताप की अनुमति पाकर अवंतिका और अविनाश को जान से मारने निकल पड़े कि तभी अवंतिका की मां ठाकुर साहब के सामने अपनी ममता भरी झोली फैला लेती है और कहती है, अवनी के बाबूजी, क्या इसी दिन के लिए आपने भगवान से मिन्नतें मांगकर उसे इस दुनिया में आने का अधिकार दिया था? अगर ऐसा है तो उसे कोख में ही मार देना चाहिए था। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली, क्या यही उसकी खता है या आपके झूठे शान के वो नीचा दिखाया ये खता थी? बताइए ठाकुर साहब। गुस्से से रौद्र आंखें किए अवंतिका की मां सरोजनी जी कहती है, फिर जोर से चीखते हुए कहती है, आज तक आपने जो कुछ भी करवाया अपने बेटों से, मैं कभी आप लोगों के बीच में नहीं आई, पर आज मेरी बच्ची को ही रास्ते से हटाने का आदेश दे दिया। अगर आज ऐसा हुआ तो मैं खुद की जान ले लूंगी। कहते हुए रसोई से चाकू लेकर अपने हाथों के नस को काटने लगती है कि तभी उसके सभी बेटे दौड़कर आ जाते हैं
और सरोजनी जी के हाथ से चाकू फेंक देते हैं। आखिर माँ का दिल तो माँ का ही होता है, वो अपने बच्चों के लिए कैसे नहीं धड़कता। सरोजनी जी के कहने पर ठाकुर प्रताप अपने बेटों को उन दोनों को छोड़ने बोल देते हैं, पर अवंतिका से अपना सारा रिश्ता खत्म कर लेते हैं और सरोजनी जी को कहते हैं आज के बाद वो इस घर इस परिवार के लिए मर चुकी है और आगे से उसका नाम भी इस घर में कोई नहीं लेगा। ऐसा कहकर वो अवंतिका के कमरे में जाते हैं और उसकी सभी चीजों को आग के हवाले कर देते हैं। ओह, ये तो बहुत दुखद पल होगा अवंतिका के लिए काकी। बेचारी एक तरफ अपने हम सरफर के प्रेम में आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ जन्मदाता के प्रेम से दूर जा रही थी। अफसोस करते हुए चारू कहती है, हाँ बहू रानी, ये तो होना ही था। एक प्रेम मिलता है तो दूसरा बिछड़ जाता है। उदास होते हुए काकी जवाब देती है, अच्छा काकी, ये सारी बातें आप इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हैं? क्या आप थी वहां? चारू के मन में ये सवाल कुछ दिनों से चल रहे थे, इसलिए काशी काकी से पूछ बैठी। चारू का सवाल सुनकर काशी काकी कहती है, हाँ बहू रानी, मैं हमेशा इनके साथ रही। दरअसल मैं अरुणा की दुख सुख के साथी, बचपन से ही हम दोनों में बहुत जमता था। जब तक मेरी माँ अरुणा के यहाँ घर का काम करती तब तक मैं अरुणा के साथ खेलती, बातें करती, पर मेरे माँ के गुजर जाने के बाद अरुणा के माँ बाबा ने मुझे अपने घर में बना दिया। मेरे पिताजी बचपन में ही दारू की लत की वजह से स्वर्ग से धर चुके थे। खैर, दिन बीतता गया और एक दिन अरुणा की शादी कैलाश जी से हो जाती। अरुणा के प्रति इतना ख्याल देखकर अरुणा के बाबूजी यानी काका जी मुझे भी अरुणा के साथ उसके ससुराल भेज दिए, ताकि ससुराल में मैं अरुणा को कई मायके की कमी महसूस नहीं होने दूं, जैसे हमारे जमाने में होता था। अक्सर बड़े घर की बेटी की शादी के बाद उसके साथ एक सहायिका जाती थी। बस मैं भी अरुणा के साथ इस घर में आ गई और आज तक हर दुख सुख में इनका साथ दिया, इसलिए मुझे हर एक घटना अच्छे से याद है। अच्छा कहकर चारू काकी से कहती है, फिर क्या हुआ काकी? फिर अविनाश और अवंतिका खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। अवंतिका के आने से व्यवसाय में भी काफी तरक्की हुई। अविनाश की कामयाबी आसमान छू रही थी और इन सब में मनोहर जी एक मजबूत स्तंभ बनकर अविनाश के साथ खड़े रहे। पर समय के साथ वो भी बूढ़े हो चले थे, इसलिए काम से रिटायरमेंट ले लिया। उनके रिटायरमेंट लेने से अविनाश को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर ये तो एक न एक दिन तो होना ही था, क्योंकि कोई भी उम्र भर तो खड़ा नहीं रख सकता है ना। पर उन्होंने मार्गदर्शक बनकर हमेशा अविनाश को राह दिखाते रहे। समय के साथ अविनाश सामंजस्य बैठाना सीख लिया था। हर नई सुबह खुशियां बाहें फैलाए अविनाश और अवंतिका के जीवन सुखमय बना रहा था। अभी खुशियों को अच्छे से चखा भी नहीं था कि शादी के 1 साल बाद अवंतिका को चक्कर आ जाता है और वो मूर्छित होकर गिर जाती है। तुरंत उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उसका हर तरह से जांच परख करते हैं। तब पता चलता है कि अवंतिका को नस से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके शरीर के किसी किसी हिस्से में कुछ नस दबे हुए हैं, जिसकी वजह से इसे शरीर में खिंचाव महसूस होता है और वो मूर्छित हो जाती है। जब ये बात अवंतिका से पूछा गया कि क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था, तब उसने कहा, हाँ, अब से 1 साल पहले ऐसा हुआ था, पर कभी इतना ज्यादा नहीं हुआ कि बेहोश हो जाओ। अवंतिका के पूछने के बाद डॉक्टर अविनाश को
शाम तक रुकने कहते हैं, जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। शाम को अवंतिका का रिपोर्ट आता है डॉक्टर दीक्षित के पास। वो रिपोर्ट देखकर अविनाश को अपने केबिन में बुलाते हैं और डिटेल में उस बीमारी के बारे में बताते हैं जो अवंतिका की रिपोर्ट में आई थी। रिपोर्ट अविनाश को दिखाते हुए डॉक्टर दीक्षित कहते हैं, इसे साइटिका कहते हैं। कभी कभी ये जन्मजात भी होते हैं या किसी नस के कमजोर होने की वजह से होता है। किसी किसी में नर्वस सेल्स पर ट्यूमर का विकास हो जाता है तो कभी विषाक्त पदार्थ निकलने लगता है, पर इसका सही से इलाज करने पर यह ठीक हो जाता है। कभी कभी ये समय के साथ विकराल रूप ले लेता है जिसमें मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसके लक्षण होते हैं, नस की कमजोरी के साथ मरीज की याददाश्त कमजोर होने लगती है। चक्कर आना एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अन्य लक्षण हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद और स्पर्श शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी और कपकपी रहती है। देखिए अविनाश जी, डरने की बात नहीं है, पर हाँ ध्यान देना जरूरी है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ और मेडिकेटेड तेल मालिश करने की सलाह देता हूँ। समय समय पर जांच भी जरूरी है। उतरे और उदास मन से अविनाश ठीक है कहकर उठकर जाने लगता है कि तभी फिर से डॉक्टर दीक्षित कहते हैं, और हाँ सबसे जरूरी बात। अब तक अविनाश के दिल की धड़कनें डॉक्टर दीक्षित की जरूरी बात से जोर जोर से धड़कने लगा था। वो दबी डरी जुबान में कहता है, जी डॉक्टर। अभी किसी भी हाल में अवंतिका प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह उसके और उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार वो अच्छे से ठीक हो जाए फिर बच्चे के बारे में सोच लेगी। ये सब सुनकर अब तक अविनाश के चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका था और उसे ऐसा लगा मानो कोई उससे उसकी जिंदगी छीन रहा हो। एक बार फिर वो हालात के हाथों मारा गया, फिर से उसके जिंदगी में ग्रहण लग गया था। हर बार किस्मत उसके साथ ऐसे ही दगा कर रही थी। खैर, मन और दिल को सकारात्मक की ओर मोड़ते हुए वो अवंतिका को घर ले आता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। घर आने के बाद अवंतिका ने कई बार अविनाश से पूछा भी कि उसे क्या हुआ है, पर हर बार अविनाश ये कहकर टाल देता कि ये कुछ खास नहीं, बस हल्का फुल्का नस का प्रॉब्लम है जो दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन इन सब के दौरान अविनाश अवंतिका से अपनी शारीरिक दूरी भी बनाए रखता। उसका इस तरह दूर जाना अवंतिका को खटकने लगा। वो भी सोच सोचकर परेशान रहने लगी कि अचानक अस्पताल से आने के बाद अविनाश उससे दूर क्यों जा रहा है। करीब 1 महीने बाद जब वो अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो उसे अस्पताल के सारे रिपोर्ट दिखे जिसमें डॉक्टर दीक्षित की दवा वाली पर्ची थी, जिसमें दवा के नामों के साथ ये भी लिखा था कि आपसे संबंध से दूर रहें ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। उसे पढ़कर अवंतिका को अविनाश की दूरियों का पता चला। उस दिन अविनाश ने फिर से अवंतिका का दिल जीत लिया था। वो तो प्यार करती ही थी अविनाश से बेइंतहा, पर उस दिन से उसकी नजर में अविनाश बहुत बड़ा बन चुका था। एक ऐसा पति जो प्रेमी भी था, दोस्त भी था और उस दिन एक अच्छा हमदर्द भी बन गया था। इसके कुछ दिनों बाद अवंतिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो वो बिना किसी को बताए नजदीक के डॉक्टर से दिखाने चली जाती है। वहां जाकर पता चला कि वो मां बनने वाली। ये खबर सुनकर वो खुशी से झूम उठी, पर तुरंत उसके चेहरे पर एक उदासी की लंबी रेखा खींच गई। जिस खुशी के लिए लोग तरसते हैं
वो खुशी चलकर उसके दामन में आकर सिमटी हुई थी, पर वो ऐसी बदकिस्मत थी कि वो खुश भी नहीं हो पा रही थी। अब वो सोच में डूब गई कि अविनाश को ये खुशखबरी दे या छुपा ले। अगर उसे पता चला तो वो बहुत नाराज होगा और पेट में पल रहे बच्चे को अबॉर्शन करा देगा। पर मैं अपने मातृत्व के अनुभव महसूस करना चाहूंगी। मैं भी एक संपूर्ण औरत बनना चाहती हूँ। मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बस मन में ऐसा निर्णय लेकर अवंतिका घर आ जाती है और अविनाश को कुछ नहीं बताती। पर जैसे जैसे उसके प्रेगनेंसी के दिन बढ़ रहे थे, उसकी समस्या भी बढ़ती जा रही थी। उसके गिरते स्वास्थ्य को देखकर अविनाश अवंतिका को डॉक्टर दीक्षित के पास ले जाता है। डॉक्टर दीक्षित के परीक्षण के बाद पता चलता है कि अवंतिका प्रेग्नेंट है और अब तक वो 2.5 माह के बच्चे को अपने पेट में पाल रही थी। यानी डॉक्टर दीक्षित के यहाँ इलाज करने के कुछ ही दिनों बाद से गर्भ ठहर गया होगा, क्योंकि अब जब अवंतिका का चेकअप डॉक्टर दीक्षित के यहाँ हो रहा था तब गर्भ थोड़े दिनों या यूं कहें बस ठहरने वाला ही होगा। इसलिए उस समय अवंतिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अवंतिका की प्रेगनेंसी डॉक्टर दीक्षित को भी परेशान कर रही थी, क्योंकि अवंतिका का शरीर अभी बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं था। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में काफी बदलाव भी आते हैं और एबॉर्शन भी करना भी बड़ा रिस्क था। खैर, डॉक्टर दीक्षित काफी सोच विचार करके अविनाश को अपने केबिन में बुलाते हैं और सबसे पहले डांट लगाते हैं। वैसे इसमें अविनाश की भी गलती नहीं थी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी उसी दौरान हुआ था जब अवंतिका वहां इलाज के लिए आई थी। खैर, अब तो एबॉर्शन भी नामुमकिन था, क्योंकि इससे भी अवंतिका का स्वास्थ्य खराब हो सकता था। इसलिए महिला डॉक्टर सुरभि के साथ साथ डॉक्टर दीक्षित भी अवंतिका को अपनी निगरानी में रखकर इलाज करते हैं। काफी कठिनाइयों को सहने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका अवंतिका को इंतजार था। 9वें महीने में अवंतिका को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसे तुरंत डॉक्टर सुरभि के क्लिनिक ले जाया जाता है। काफी घंटे के लेबर पेन के बाद बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म देते ही अवंतिका कोमा में चली जाती है। एक तरफ रिमझिम का अविनाश की जिंदगी में आना और दूसरी तरफ अवंतिका का कोमा में जाना अविनाश के लिए दोनों मंजूर नहीं था। वो अवंतिका के इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ रिमझिम को मानता था और उसी दिन से उसे नफरत करने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने देख कर वो खुद को काबू नहीं कर पाता है। पर काकी, इसमें उस छोटी बच्ची रिमझिम की क्या गलती? किस्मत की मारी तो वो बच्ची भी है ना, जो धरती पर आते ही मां की ममता से दूर हो गई। अविनाश बाबू का तो उल्टा रिमझिम से प्यार बढ़ जाना चाहिए था। चारू रिमझिम की मासूमियत को याद करते हुए कहती है, बहुरानी, आपकी हर बात सही है, पर यह बात अविनाश को कौन समझाए? उसे समझाने वाली तो खुद गहरी निंद्रा में सो रही है और इसलिए तो गौरी उसकी मां बनकर आज तक उसे पाल रही है। उसे तो मुझे भी बहुत दुख होता है ये सब देखकर, पर मैं अविनाश को नहीं समझा सकती। आखिर वो तो उसकी धाई मां ही ना। पर आपको देखकर एक उम्मीद जगी थी कि आप अविनाश और रिमझिम दोनों को अच्छे से संभाल लेंगी, पर कहकर थोड़ी खामोश हो जाती है काशी काकी। फिर कहती है, आगे भगवान ही जाने। काकी की बात से चारू भी थोड़ी गंभीर हो जाती है। फिर खुद से ध्यान हटाकर काकी से पूछती है, काकी, फिर कब अवंतिका जी कोमा से बाहर आई? फिर 3 साल के बाद अवंतिका कोमा से बाहर तो आई, पर जिंदा होकर भी बेजान थी। उसका निचला हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गई थी।
शायद डिलीवरी के दौरान कुछ दवा की वजह से शरीर पे गलत प्रभाव पड़ गया था, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। जब उसे होश आया तो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछी, पर अविनाश ने कहा वो जन्म लेते ही इस दुनिया से जा चुकी थी। ये खबर सुनकर वो फुट फुट कर रोने लगी, जिसके लिए वो अपने जान की भी परवाह नहीं की। उसका तो वजूद ही खत्म हो चुका था। खैर, अविनाश के प्रेम ने उसे फिर से मुस्कुराने का मौका दिया। तो क्या आप लोगों ने भी अवंतिका जी को कुछ नहीं बताया रिमझिम के बारे में? चारू उत्सुकता बड़ी नजरों से काकी से पूछती है। नहीं बहुरानी, हम सब ने भी अपने जुबान पर ताला लगा लिया था, क्योंकि अविनाश अवंतिका को वापस खोना नहीं चाहता था। इसलिए हमने भी अवंतिका की खातिर रिमझिम की गुनहगार बन गए। आंखों से आंसू पोंछते हुए काकी कहती है। तो क्या अवंतिका जी फिर कभी ठीक नहीं हो पाई काकी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हम जल्द ही आगे की कहानी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।